चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। जैसे कि कल के पिछले वाला वीडियो में पार्ट 1 में हम क्या पढ़ लिए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को दूसरा नाम क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट, मिक्स प्रोडक्ट, यानी कि ये सब नाम से उसको जाना जाता है। तो हम उसका क्या पढ़ लिए हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, उसमें पढ़े थे डेफिनेशन, कौन किसके बराबर होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कंपोनेंट फॉर्म, ये सब पढ़ लिए हैं। आज देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ेंगे, यहां पर देखिए क्या लिखते हैं हेडिंग में, हेडिंग आप भी डालिएगा, क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज जानेंगे आज। तो आज का ये मेन टॉपिक रहेगा। सिर्फ आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही मिलेगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जेईई, एनडीए और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को आप मिस नहीं कीजिएगा। एक भी प्रॉपर्टी अगर छूट जाए तो आप समझिएगा कि हो सकता है कि आपका एक नंबर कम सकता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बने रहिएगा पूरा अंत तक, और पूरा प्रॉपर्टीज को आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें पहला जो लेते हैं, इसमें पहला नंबर जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट है। तो बॉक्स प्रोडक्ट जो है, हम इसको नाम लेते चलते हैं यहाँ पर बॉक्स प्रोडक्ट। तो बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को फ्लो करता है मतलब पालन करता है। तो पहला बात समझ गए कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके प्रॉपर्टीज पर आधारित होता है, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज पर बेस होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो होता है वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को फ्लो करता है, नियम को पालन करता है। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर, कि यदि आपको बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए 3 सदिश, वेक्टर बी, वेक्टर सी 3 सदिश दिया गया है इस रूप में, तब ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए किससे चालू हुआ है, ए से। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अब पीछे आ रहे हैं तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो वेक्टर ए, तो यहां से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तो लिखा। अब अगर ए यहाँ पर ए से चालू, हम अगर बी से चालू करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर बी। अब पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो आगे बढ़ेंगे, तो बी के आगे कौन है, सी, तो वेक्टर सी आएगा। इसके बाद कौन आएगा, इसके आगे जो बच रहा है तीसरा स्थान पर आएगा वेक्टर ए आएगा, ठीक है, बराबर। फिर अगर हम चाहते हैं ए से चालू किए लिख लिए, बी से चालू किए लिख लिए, सी से चालू करते हैं, तो अगर सी से चालू करते हैं और पॉजिटिव में लिखना है तो हमको हमेशा आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो सी के बाद अगर कोई नहीं है तो फिर शुरू से शुरू होगा, तो कहां से, ए से, तो वेक्टर ए और उसके बाद है वेक्टर बी, ठीक है। अब ये अगर हम चाहते हैं कि ए से चालू हो लेकिन निगेटिव में आए, ए से चालू हो लेकिन निगेटिव में आए, ए से चालू हो लेकिन निगेटिव में आए, तो देखिए ए से चालू किए और क्या चाहते हैं, निगेटिव में, तो क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। यानी कि ए से आप देखिए इधर गांव में चलेंगे, यानी कि इस दिशा में चलेंगे, तिरका निशान बताने कि इस दिशा में चले, इसके बाद कोई नहीं है तो फिर अंतिम से चालू हो जाएगा, कहां से, सी से, तो क्या होगा, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि ए से चालू हो गया माइनस वाला में, अब माइनस वाला में ही हम वेक्टर बी से चालू करना चाहते हैं, तब क्या लिखेंगे, अगर वेक्टर बी से करना चाहते हैं तो निगेटिव वाला में डायरेक्शन ये होना चाहिए, ये डायरेक्शन है, यानी इस दिशा में चले तो वेक्टर ए के बी के बाद कौन आएगा, वेक्टर ए आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए लिखेंगे। उसके बाद कौन आएगा, ए के बाद कोई नहीं है तो अब सी आएगा उल्टा में, तो वेक्टर सी आएगा, ठीक है। अब फिर चाहते हैं
कि आप और लिखिए, देखिए ए से निगेटिव वाला लिख लिए, बी से निगेटिव वाला लिख लिए, अब सी से भी तो निगेटिव वाला बनेगा, तो सी से निगेटिव वाला क्या बनेगा, सी से निगेटिव वाला इसका जस्ट उल्टा चल दीजिए, सी के बाद कौन है बी, उसके बाद ए, यानी सी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर। तो ये तीनों क्या होगा, ये सब जितना है ये सब एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, याद करने का तरीका समझ गए, सिर्फ आपको एक डिब्बा याद रखना है, ये सब डिब्बा अपने आप बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक डिब्बा, उसके बाद आगे डायरेक्ट बढ़िएगा, आगे चलते रहेगा साइक्लिक ऑर्डर में तो पॉजिटिव, और उस साइक्लिक ऑर्डर को तोड़िएगा तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, ये बात हम आपको पार्ट 1 में बहुत ही डिटेल में बताए थे, एक सर्कल के द्वारा भी समझाए थे। ठीक है, लेकिन अगर वो सर्कल आपको याद नहीं, सिर्फ ये डिब्बा याद है, फिर भी आप ये सब बात बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़कर देखते हैं प्रॉपर्टीज। अगर आपको बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हो, इस रूप में हो, तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि पहला का डॉट, पहला वेक्टर लीजिए और उसके साथ जो दो बच गया उसका क्रॉस ले लीजिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी तोड़ सकते हैं कि पहले दो जो है उसका क्रॉस ले लीजिए, पहले यहाँ पहले डॉट, उसके बाद दो का जो बच गया उसका क्रॉस लिए। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो दो गो पहले है ना उसका क्रॉस ले लीजिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और जो बच गया तीसरा उसके साथ डॉट लीजिए, डॉट वेक्टर सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए वेक्टर ए, इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं। आप एक बात यहाँ पर बताइए, ये आपके से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी यूज किया, यहाँ पर क्रॉस के जगह क्या हम डॉट साइन यूज कर सकते हैं? अब बताइए कि ये क्रॉस जो है, क्रॉस के जगह डॉट यूज कर सकते हैं क्या? और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे तो क्यों? ठीक है, कारण बताना पड़ेगा आपको, करेंगे तो क्यों और नहीं करेंगे तो क्यों, दोनों में क्यों का जवाब देना पड़ेगा। देखिए वेक्टर ए, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर हम आपको ऐसा कुछ बताएंगे, यहां पर हम आपको कुछ अलग नोट में करके लिख देते हैं कि जब हम आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो इसे लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इस रूप में रहेगा। तो यहां भी क्रॉस, तो इसको डबल क्रॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें क्या डबल क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, किसको, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो क्या यहां पर भी हम तो डबल डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं अगर डॉट दो लगा दे तो, लेकिन लगेगा कि नहीं लगेगा वो कैसे जानेंगे, तो यहां पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्यों लगेगा और क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए यहां पर डॉट लगाने के बाद ये क्या बनेगा, यहां पर देखिए, अगर नोट में इसी बात को समझते हैं कि वेक्टर ए डॉट अगर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी कर देंगे तो क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट, अब देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्या देगा, एक संख्या देगा, नंबर देगा, क्या देगा, एक प्रकार का नंबर निकलेगा। आप जानते हैं कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, तो यहां भी एक प्रकार का नंबर आएगा, वो नंबर मान लेते हैं m है, क्या मान लिए, वो नंबर हम मान लिए m है। तो आज तक आप ये नहीं पढ़े होइएगा कि एक वेक्टर डॉट कोई संख्या, ये क्या होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट तब सत्य होता है जब दो सदिश हो, लेकिन यहां पर क्या, एक सदिश और एक संख्या उसके साथ डॉट है, तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो ये क्या है, मीनिंगलेस हो जाता है। क्या है, मीनिंगलेस, इसका कोई भी मीनिंग नहीं, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर डॉट नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि डॉट यूज करने पर ये क्या हो जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक मीनिंगलेस वर्ड हो जाता है, मीनिंगलेस होता है, इसका कोई अर्थ नहीं बचता है। इसलिए क्रॉस लगाकर, क्रॉस लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक सदिश निकलेगा, अब वेक्टर ए पहले से यहाँ डॉट एक वेक्टर सदिश कोई आएगा, उसके साथ फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन संभव है, लेकिन ऐसा संभव नहीं, इसका मतलब मीनिंगलेस हो जाता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख लिए हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि यदि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हो, अगर इसको हम इस रूप में तोड़ ले, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, यानी कि हम यहाँ पर
क्रॉस वाला के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं किए हैं। अब दिखाई दे रहा है ना कि क्रॉस वाला जैसा है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो यहाँ भी है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, सिर्फ स्थान यानी क्रम विनिमय कर दिए हैं। किसका? दो सदिशों का क्रम विनिमय कर दिए हैं। ये पूरे को उठा के इधर, इसको उठा के उधर रख दिए हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट में लगता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट को हम छूछा भी नहीं किए हैं, यानी ये भी क्या होगा, वैल्यू इसका सेम आएगा। तो आप यहां तक अच्छा से देख लीजिए क्या बताएं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो होता है वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, उसके नियम को पालन करता है। उसके बाद बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी किसके किसके बराबर होगा वो भी बता दिए कि यहाँ पर ए से चालू किए तो यहाँ पर हम बी से चालू किए, पॉजिटिव लेना है तो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव लेना है तो यहाँ पर सी से चालू, उसके बाद निगेटिव वाला लिए तो निगेटिव वाला हम उल्टा चलना है, ए से लिए तो ए के बाद कोई नहीं तो सी से चालू हो जाएगा, तो वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर बी। आप इसको एक दो बार बनाकर देखेगा तो आपको याद ये नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत ही आसान है, लगता होगा कि ये याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करना इसको नहीं है, भी समझने वाला चीज है, ये आप खुद बना सकते हैं सबको, ठीक है। अब अगला है बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर हम इसको तोड़ सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर, इसको देखिए पहला वाला को ले लिए डॉट तो दो का क्रॉस लिए था, अगर दो का क्रॉस ले लिए तो अंतिम वाला का डॉट लेंगे, ठीक है। आप जैसे मन से तोड़ सकते हैं, सब सही है। नॉट में यहाँ पर डॉट यूज नहीं कर सकते हैं, डॉट यूज करने पर क्या होता है इसका कोई अर्थ ही नहीं बचता है, मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये भी क्या है, सही है, ठीक है। तो इतना देखने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसके आगे और प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए इससे आगे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगला प्रॉपर्टीज क्या है? अगला प्रॉपर्टीज है कि यदि बॉक्स प्रोडक्ट के इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, अगर इस रूप में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट में अगर कोई रो या पंक्ति से, रो या कॉलम से कोई कांस्टेंट टर्म निकालना हो तो मुझसे निकाल सकते हैं। तो अगर निकालेंगे तो क्या होगा, के इंटू बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ऐसे लिखेंगे, जहां वेयर के क्या है, वेयर के इज अ स्केलर, वेयर के इज अ स्केलर यानी क्या है, एक अचर है, के क्या है, एक प्रकार का अचर है। अगर हम यहाँ पर इस तरह से ले कि L इंटू वेक्टर ए M इंटू वेक्टर बी N इंटू वेक्टर सी इस रूप में हो तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वेक्टर ए में से L बाहर निकालेंगे तो L इंटू वेक्टर बी से क्या निकलेगा M, तो M इंटू वेक्टर सी से निकलेगा N तो N बचेगा क्या, बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बचेगा, जहां वेयर एल एम एन आर स्केलर, जहां एल एम एन क्या है, अचर है, ठीक है, स्केलर है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, कि बोलता है द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स इज जीरो इफ एनी टू ऑफ देम इज इक्वल। कहने का मतलब क्या है, कहता है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स इज जीरो, तीन सदिशों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा इफ एनी टू ऑफ देम, यदि उनमें से कोई दो सेम हो, इक्वल हो, दो क्या हो, दो कोई सिम इक्वल हो। तो आप लिख सकते हैं भाषा में क्या लिखेगा कि तीन सदिशों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शून्य होता है यदि उनमें से कोई दो समान हो, बराबर हो, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ये भाषा में लिख के उसके बाद लिखिएगा
भाषा हम बोल दिए तो आप सुन लिए, लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। कहने का मतलब क्या कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर ए है यहाँ पर भी और यहाँ पर वेक्टर बी है तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर ए है और यहाँ पर वेक्टर बी है और यहाँ पर वेक्टर बी है, फिर भी इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ए बराबर, इस कंडीशन में क्या लिए, यहाँ पर इस कंडीशन में हम लिए कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी का लिए। यहाँ पर क्या लिए हैं, यहाँ पर हम लिए हैं वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी लिए हैं। आप ऐसे भी तो ले सकते हैं कि वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर सी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कंडीशन दिए हैं कि वेक्टर ए जो है वो बराबर है वेक्टर सी के। ठीक है, तो सबका मान 0 आएगा। 0 क्यों आएगा कि इनमें से दो सदिश क्या है, सेम है। दो सदिश क्या है, सेम है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान 0 आएगा। अभी बोले ना कि 3 सदिशों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान 0 आएगा यदि उनमें से कोई 2 सदिश क्या हो, समान हो, बराबर हो। चलिए अगला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि अगला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है। ये बोलता है 3 सदिशों का, 3 सदिश में मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, 3 सदिशों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा यदि वे एक दूसरे के समानांतर हो या कोलिनियर हो, संरेख हो, यानी पैरेलल हो जाए या कोलिनियर हो जाए। कहता है कि 3 सदिशों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान जो होगा वो 0 होगा। 3 सदिशों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान 0 होगा यदि वे एक दूसरे के समानांतर हो या यदि उनमें से 2 सदिश एक दूसरे के समानांतर हो या संरेख हो। एक बार और सुनिए कि 3 सदिश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान 0 होगा यदि उनमें से कोई 2 सदिश एक दूसरे के समानांतर हो या संरेख हो, तब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आप इसका मतलब क्या, उसका मतलब है दैट मीन्स भाषा लिखने के बाद लिखिएगा। अर्थात कहने का मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि वेक्टर ए बराबर लैम्डा मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का मान किसके बराबर आएगा। तो हम जानते हैं वेक्टर ए बराबर लैम्डा मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी है, तो लिख सकते हैं लैम्डा मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी और इसके जगह पर ए के जगह पर रख दिए लैम्डा मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी, दोनों सेम रहेगा, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अभी बताए हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम यहां से लैम्डा बाहर निकाल सकते हैं। यहां पर ये जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है इसके अनुसार यहां से हम लैम्डा बाहर निकाल सकते हैं। तो लैम्डा बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, वेक्टर बी वेक्टर सी। अब देखिए इस प्रॉपर्टी के अनुसार यदि 2 वेक्टर समान हो जाए तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान क्या आता है, 0। यानी हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 0 बराबर 0। तो क्या आया, भाषा सही था कि यदि 3 सदिश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान 0 होगा यदि उनमें से कोई 2 सदिश एक दूसरे के समानांतर हो यानी पैरेलल हो या संरेख यानी कि कोलिनियर हो। तो उसका कंडीशन हम लगाकर यहां पर देख लिए प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए। ठीक है, अब इससे आगे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इससे अगला प्रॉपर्टीज क्या होगा। अब देखिए यदि आपको इस रूप में मिल जाए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी इस रूप में लिखा हो और उसके बाद इसको तोड़ना हो, तो आप जानते हैं डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या, कि यदि 2 रो या 2 कॉलम शांत रहे, सेम रहे, तो तीसरा को हम मूव कर सकते हैं, तीसरा के साथ छेड़खानी हम कर सकते हैं, तीसरा को चेंज हम कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये दोनों को सेम रखेंगे, इसको हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, यहां पर चेंज करेंगे तो ये दोनों को सेम रखना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए, ये दोनों को सेम रखिए, वेक्टर सी वेक्टर डी, प्लस है तो प्लस,
अब देखिए वेक्टर बी दोनों सेम रहेगा, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, तो इसको लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर डी प्लस बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। इसको जोड़िएगा तो फिर ये लिख दीजिएगा। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी जैसा ही काम करता है। अब देखते हैं कि ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये जो है इसका मान ग्रेटर देन 0 कब होता है? इसका मान 0 से बड़ा कब आएगा? जब ये राइट हैंडेड सिस्टम, जब ये राइट हैंडेड सिस्टम का क्या करता हो? पालन करता हो। राइट हैंडेड सिस्टम का क्या करता हो? पालन करता है। यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है क्या होना चाहिए? इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो राइट हैंडेड सिस्टम का फ्लो करता हो। आपको क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन अगर इस पर आधारित होगा तो आपको क्वेश्चन में ये भाषा जरूर मिलेगा। या तो डायरेक्ट राइट हैंडेड लिख देगा या पूरा लिखेगा राइट हैंडेड सिस्टम। और वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या होता है? नन कोप्लेनर होता है। क्या होता है? नन कोप्लेनर होता है। क्या? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब अगला देखते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लेस देन 0 कब होगा? 0 से कम कब होगा? तो जब ये इसका ऑर्डर जो होगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होगा। लेफ्ट हैंडेड सिस्टम जो होगा तब ये क्या देगा? लेस देन 0 देगा। यहां पर भी क्या है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है नन कोप्लेनर है। इसका ऑर्डर जो है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है। इस पर क्वेश्चन पूछता है IIT JEE, अच्छा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इसको दिमाग में फिक्स रखिएगा। आज हम इस वीडियो में हम भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलिए अगला बात, ये 0 कब होगा? तो बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बराबर 0 कब होगा? तो ये बराबर 0 होता है। ये बात दोनों तरफ से सत्य है, इधर से इधर, उधर से आ सकते हैं, ठीक है। वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर कोप्लेनर हो, समतलीय हो। क्या हो? समतलीय हो या एक तलीय हो। यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो हो एक तलीय हो, एक तल में हो जाए तो क्या होता है? कोप्लेनर होता है। हम आपको कोप्लेनर का परिभाषा बताए थे ना, जितना भी सदिश होगा वो एक ही प्लेन में अगर लाइज कर जाए या एक ही प्लेन के पैरेलल होता है तो हम बोलते हैं वो क्या, कौन सा सदिश है? कोप्लेनर है। कोप्लेनर यही बोलता है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर होगा जब इसका बॉक्स प्रोडक्ट का मान 0 होगा। अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि 2D जब, एक बात ध्यान दीजिए, ये अलग बात है, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग बात है, थोड़ा सा ये अलग बात हम आपको बता रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि 2D जितना भी है ना, अगर 2D जब ये बात सिर्फ सुन लीजिएगा, यहां पर लिखते हैं हम नहीं, ये अलग बात है, ठीक है। 2D क्या होता है? जब 2D जब कोलिनियर बनता है ना तो एक लाइन पर गिरता है। कहां पर गिरता है? लाइन पर। जब 2D कोलिनियर अगर होगा तो एक लाइन बनाएगा, ठीक है। 2D यदि 2D कोई भी इमेज है या 2D जो भी हो वो अगर कोलिनियर है तो क्या बनाएगा? एक लाइन आएगा, एक लाइन में आएगा। लेकिन 3D अगर कोलिनियर, 3D को कोलिनियर करना है तो एक प्लेन में जाएगा। कहां पर जाएगा? एक प्लेन में जाएगा, किसी एक प्लेन, निश्चित प्लेन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। कोई पूछ भी सकता है कि 2D जब कोलिनियर बनता है तो कहां पर कैसा चित्र बनाएगा? तो लाइन का बनाता है। और 3D जब कोलिनियर होता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है एक प्लेन में लाइज कर जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात पता चल गया कि बॉक्स प्रोडक्ट, या आप अलग आते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बराबर 0 कब होता है? जब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर होता है। या वेयर, यहां पर देखिएगा जहां इसके वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोलिनियर है।
क्या बोला गया इसके बीच में, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर नॉन कोलिनियर है। क्या है, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर है। क्या है, नॉन कोलिनियर है। तब ऐसा नॉन कोलिनियर में ऐसा हो जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप, ये भी पढ़ना जरूरी है, एनडीए में क्वेश्चन पूछता है कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0 होगा। कब ऐसा हो जाता है, जब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोलिनियर हो जाए। फिर भी ये क्या होता है, 0 हो जाता है। आर कोलिनियर, आर कोलिनियर संरेख में तभी ऐसा, यानी आपको दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा जगह यूज होता है, ये बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इस पर तो क्वेश्चन भरा हुआ है किताब कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0। वो बोलेगा नहीं, क्वेश्चन में बोल देगा 3 वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का कुछ कंपोनेंट फॉर्म देके बोलेगा तीनों जो है कोप्लेनर है। तब लैम्डा म्यू एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, जो भी हो वो अपने अनुसार क्वेश्चन जो बनाएगा वहां पर सिर्फ क्वेश्चन में बोलेगा कोप्लेनर। तो आपको सिर्फ ये कंडीशन लगाना है। अगर ये कंडीशन आगे आपको प्रूफ करते करते तो बोलेगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या है, कोप्लेनर। तो शुरू से देखते हैं, आपको ये प्रॉपर्टी तो याद है कि 2 का योग है तो 2 का सेम रखेंगे, दोनों को तोड़ लेंगे। अब बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ग्रेटर देन 0 होता है किस सिस्टम में, राइट हैंडेड सिस्टम में, ग्रेटर देन 0। बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी लेस देन 0 होता है कौन सा सिस्टम में, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में। अब वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0 होता है। वेक्टर ए कब होगा, जब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर होगा, जहां वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोलिनियर इसके लिए है। जब कोलिनियर हो जाए फिर भी इसका बॉक्स प्रोडक्ट का मान क्या आता है, 0 आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छा से, हम आगे बढ़ते हैं, इससे अगला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट इसका जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इससे आगे वाला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसके आगे और प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर प्लस z1 सी वेक्टर, आगे थोड़ा गैप लेके x2 ए वेक्टर प्लस y2 बी वेक्टर प्लस z2 सी वेक्टर। थोड़ा सा और गैप लेके लिखते हैं x3 ए वेक्टर प्लस y3 बी वेक्टर प्लस z3 सी वेक्टर। बॉक्स प्रोडक्ट बंद बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर जो होता है कि बॉक्स प्रोडक्ट x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर प्लस z1 सी वेक्टर, x2 ए वेक्टर प्लस y2 बी वेक्टर प्लस z2 सी वेक्टर बराबर नहीं x3 ए वेक्टर प्लस y3 बी वेक्टर प्लस z3 सी वेक्टर बराबर क्या होगा। ये आपको अच्छा से दिखाई देता होगा, इसको पहचान लीजिए, दिमाग में इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका क्या कीजिए, आप एक इमेज अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, इस रूप में दिया हो तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। बोल रहे हैं ना कि बहुत सारा क्वेश्चन ये सॉल्व कर देता है, चुटकी में कर देगा। लगेगा कि क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन जब इसको याद कीजिएगा तो क्वेश्चन को हवा में उड़ा देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें जो भी स्टाइल से इसको इंपॉर्टेंट दर्शाते होंगे उतना दर्शा दीजिएगा, जितना स्टार लगाना, जितना हैशटैग लगाना हो लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा। हम आपके लिए थोड़ा लगा देते हैं स्टार, ताकि आपके लिए भी यहाँ पर पता चल जाए कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। स्टार थोड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैशटैग स्टार सब इसमें है। आप देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ, पहले देखिए सब वेक्टर का ना, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का कंपोनेंट लिखे। स्केलर कंपोनेंट क्या है, x1, उसके बाद क्या है y1, उसके बाद z1, ऐसे लिख लिए। जैसे है वैसा ही, सिर्फ x1 तो x1, y1 तो y1, z1 तो z1। उसके बाद क्या है x2 y2 z2, उसके बाद क्या है x3 y3 z3। अब डिब्बा में बंद करके लिखिएगा बॉक्स प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर ए
वेक्टर क्या है बी, वेक्टर क्या है सी। ये इसके बराबर होता है। जब इस रूप में दिया हो तो बराबर हम ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि बॉक्स प्रोडक्ट x1 a वेक्टर प्लस y1 b वेक्टर प्लस z1 c वेक्टर, x2 a वेक्टर प्लस y2 b वेक्टर प्लस z2 c वेक्टर, x3 a वेक्टर प्लस y3 b वेक्टर प्लस z3 c वेक्टर बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 z1 x2 y2 z2, यानी x1 y1 z1, उसके बाद x2 y2 z2, उसके बाद x3 y3 z3, उसके बाद ये क्या है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, उसको लिख दिए, इसके बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कहता है यदि तीन सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हो, उनमें से कोई एक शून्य सदिश हो, कोई जीरो हो, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान शून्य होता। बात सही है कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कलम का मान शून्य हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, जीरो होता है। अब जानते हैं क्या होता है, जीरो होता है। उसी प्रकार से हम बोले थे डिटर्मिनेंट का रूल पालन करता है, कोई एक वेक्टर तीन गो में से कोई एक वेक्टर शून्य हो जाए तो ये क्या होता है, इसका भी मान स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान जीरो होता है। तो भाषा में पहले यहां पर क्या लिखेगा, यहां पर भाषा हम जो बोले वही लिखेगा, यदि तीन सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी में से कोई एक सदिश शून्य हो तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान शून्य होता है। अर्थात उसके नीचे लिखेगा बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर जीरो इफ, यानी कि इसके लिखेगा इनमें से कोई एक, यानी वेक्टर ए हम शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या यहां पर कोई गलत भी प्रूफ कर देगा हमको कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी में से कोई एक शून्य सदिश हो, में से कोई एक शून्य सदिश नल वेक्टर हो, नल वेक्टर हो तो ऐसा होता है। ठीक है, नल वेक्टर हो तो ऐसा होता है। यानी कि ऐसा कंडीशन कब बन सकता है, जब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी में से कोई एक नल वेक्टर हो जाए तो हम ऐसा बोलेंगे जीरो होता है। अगला देखते हैं कि आगे क्या बोलता है। इससे आगे देख लेते हैं कि इसके अगला प्रमेय आपको ये याद होना चाहिए कि क्या होता है। ये जो होता है कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर जीरो कब होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी में से कोई एक नल वेक्टर हो। इसका अगला प्रॉपर्टीज क्या होगा, अगला प्रॉपर्टीज बोलता है कि यदि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हो, ठीक है, तो ये बराबर होता है किसके, ये वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस के वन वेक्टर ए और वेक्टर सी प्लस के टू वेक्टर बी प्लस के थ्री वेक्टर ए के, ये पूरे वैल्यू क्या होता है, ये दोनों बराबर होगा। आप जानते हैं ना डिटर्मिनेंट का ही प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि किसी रो या कॉलम पर आप चेंजिंग ला सकते हैं, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से ला सकते हैं ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो यहां पर जहां वेयर K1, K2, K3 आर स्केलर, क्या है, स्केलर है, एक अचर है। K1, K2, K3 क्या है, एक अचर है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, अचर है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे बढ़ते हैं और इससे अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है। लेकिन ये वाला याद जरूर रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है। हम आपको ये अच्छा से सिखाए हैं कि यदि इफ वेक्टर ए बराबर कंपोनेंट फॉर्म में बताए थे ना कि A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, वेक्टर B बराबर B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप एंड वेक्टर C बराबर C1 I कैप
प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप हो तो, यानी कि देन यदि इतना, इफ यदि इतना हो देन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C बराबर बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले कौन है वेक्टर A, तो वेक्टर A का कंपोनेंट लिखिए A1 A2 A3, उसके बाद कौन है वेक्टर B, तो वेक्टर B का कंपोनेंट लिखिए B1 B2 B3, उसके बाद कौन है वेक्टर C, तो वेक्टर C का कंपोनेंट लिखिए C1 C2 C3, सबका कंपोनेंट लिख लिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम बोले थे ना कि बॉक्स प्रोडक्ट जो होता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को पालन करता है, बात सही है, दोनों एक दूसरे के बराबर है तो दोनों एक दूसरे का नियम पालन करवे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि यदि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर A इस रूप में अगर दिया हो तो ये क्या होता है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर A हो तो ये होता है 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C के, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछता है, ये डायरेक्ट फार्मूला ये से डायरेक्ट पूछने वाला है, ये सब आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर A बराबर क्या होता है 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला प्रॉपर्टीज क्या है कि यदि वेक्टर A माइनस वेक्टर B माइनस वेक्टर C माइनस वेक्टर A हो तो इसका मान कितना आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0। ये सब आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप याद रखिएगा। यदि वेक्टर A, यहाँ पर वेक्टर A प्लस वेक्टर B और यहाँ पर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C हो तो इसका मान भी 0 होता है। आगे और देखिएगा तो और देखिए क्या होता है कि वेक्टर A वेक्टर B प्लस वेक्टर C और यहाँ पर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर हो, फिर भी इसका मान 0 होता है। और चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगला प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हो तो ये बराबर होता है बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, होल स्क्वायर। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है IIT JEE में, JEE का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा, सेम यही क्वेश्चन पूछा था कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग क्या था कि यहाँ पर लैम्डा था, क्या था यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा था, कुछ नहीं यहाँ पर होता है तो कितना होता है 1, यानी लैम्डा का सही मान कितना होता 1 आता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद हो गया। अब देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C का होल स्क्वायर कितना आएगा, यानी कि बॉक्स, इसको 2 गो है तो इसे लिख सकते हैं ना, बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C ऐसे लिख सकते हैं, इनटू बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसको आसान है तो इसको हम गुना करके आपको बताते हैं कि इसका गुना कैसे करेंगे। इसका गुना बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा तो आप भी गुना किसी से कर सकते हैं, नहीं तो आप फंस जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C का होल स्क्वायर, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। 2 गो है तो 2 गो कैसा लिख सकते हैं। आप देखिए कि ये जो है ना पहला वाला
पहला वाला ये जो भी है यहाँ पर, ये जो भी है, या तो इसको रो वाइज तोड़ सकते हैं या कॉलम वाइज तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। या इसको रो वाइज तोड़ सकते हैं या कॉलम वाइज तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम आप इसको बतलाते हैं। पहला काम करते हैं हम, इसमें रो वाइज काम कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं रो वाइज लगाएंगे तो वेक्टर ए है ना, यहाँ पर क्या है वेक्टर ए। तो R1 में लिखिए आप पूरे में वेक्टर ए, तो वेक्टर ए R1 में लिख दिए वेक्टर ए वेक्टर बी। उसके बाद क्या है वेक्टर बी, तो R2 में लिखिए वेक्टर बी। उसके बाद क्या है सी वेक्टर, तो उसके लिखेंगे सी वेक्टर। R3 में पूरे में लिखेंगे सी वेक्टर। यानी यहाँ पर क्या किए हम, इसको रो वाइज तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या वेक्टर ए, तो R1 में लिख दिए पूरे में वेक्टर ए। उसके बाद क्या है वेक्टर बी, तो पूरे में लिख दिए R2 में वेक्टर बी। उसके बाद क्या है वेक्टर सी, तो R3 में पूरे में लिख दिए वेक्टर सी। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको ज्यादा काम नहीं कुछ करना है। इसके बाद बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या आसान काम करना है कि आप यहां पर देखिए रो वाइज चले थे तो हमेशा रो वाइज ही नियम पालन होगा। रो वाइज चले तो यहां भी रो वाइज, दूसरा में भी क्या करेगा रो वाइज ही नियम पालन करेगा। तो रो वाइज नियम पालन करेगा तो देखिए क्या है वेक्टर ए, तो डॉट दीजिए वेक्टर ए। उसके बाद क्या है डॉट वेक्टर बी, क्या लिखेंगे डॉट वेक्टर सी। अब देखिए फिर यहां पर वही काम, क्या है डॉट वेक्टर ए, फिर डॉट वेक्टर बी, फिर डॉट वेक्टर सी। उसके बाद देखिए डॉट वेक्टर ए, डॉट वेक्टर बी, डॉट वेक्टर सी। तब बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। R2 जो होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। R3 जो होता है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी होता है। ये कितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट जो होता है धरती पर इस दुनिया में जितना भी डिटर्मिनेंट है सब स्क्वायर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्सिंग होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है। स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो डिटर्मिनेंट नहीं है, यानी ऑर्डर जो होता है दोनों का सेम होगा, यानी कि mn का मान दोनों में सेम होता है। तो ये आप लिख लिए। आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, यानी एक प्रॉपर्टीज और, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज और लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी गुना करना है u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर के साथ, तो क्या आएगा। अगर इस रूप में क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप गुना करके क्या लिखिएगा, थोड़ा करके बताइए यहाँ पर क्या लिखिएगा। देख ही लेते हैं अब इस कितना सीखे। अगर आप ये बात आप समझ चुके हैं ये भी कुछ हद तक आप बना सकते हैं, नहीं तो हम आपको तो बताएंगे ही कैसे बनाते। यहाँ पर तोड़े रो वाइज, यहाँ पर तोड़ लेते हैं हम कॉलम वाइज। तोड़ सकते हैं रो वाइज भी, लेकिन आपको दोनों मेथड से बता देते हैं कि रो से भी तोड़ सकते हैं कॉलम से भी। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं अब कॉलम वाइज। देखिए पहला वेक्टर ये जो है इसको हम क्या लगाते हैं, ये वाला जो है इसको कॉलम वाइज लगाते हैं। कॉलम वाइज तोड़ते हैं तो कॉलम वाइज तोड़ेंगे। तब पहले कौन है वेक्टर ए, तक C1 में लिखेंगे सब में वेक्टर ए लिख दिए। उसके बाद देखिए कौन है वेक्टर बी है, कौन है वेक्टर बी। तो वेक्टर बी को C2 में पूरे में लिखेंगे वेक्टर बी लिख दिए। अब देखिए C3 में क्या लिखेंगे, पूरे में लिखेंगे वेक्टर सी, ठीक ना, कि कॉलम 3 में कौन सा आएगा वेक्टर सी आएगा। तो सब में लिख देंगे वेक्टर सी। यहां तक लिखने के बाद आपका काम बहुत ही आसान बन जाता है। हम बोले क्या कि अगर आप कॉलम वाइज नियम लगाए हैं तो ये भी कॉलम वाइज काम करेगा, रो वाइज लगाते तो ये भी रो वाइज काम करता, यानी पहला जो करेगा वही
दूसरा भी करेगा, यानी अगला जो करेगा वही पिछला नियम पालन करेगा। अगला गलती करेगा तो पिछला भी गलती करेगा, अगला सही करेगा तो पिछला भी सही करेगा। यानी अगला कॉलम वाइज किया है तो पिछला भी क्या करेगा, कॉलम वाइज। अगला करता रो वाइज तो पिछला भी किया रो वाइज। ठीक है, तो अगला यहाँ पर क्या किया है, कॉलम वाइज, तो ये भी करेगा कॉलम वाइज। यानी आप सिंपल आपको पूरे सबके साथ दे दीजिए, यू वेक्टर, वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर। ठीक है, यू वेक्टर, यहाँ पर यू है, क्या है, यू है। अब फिर देखिए इसमें आइए क्या देंगे, डॉट यू वेक्टर, डॉट वी वेक्टर, डॉट डब्ल्यू वेक्टर। फिर इसके साथ आइए डॉट यू वेक्टर, डॉट वी वेक्टर, डॉट डब्ल्यू वेक्टर। ठीक है, तो उम्मीद है, आशा करते हैं कि ये बात हम आपको बहुत ही आसान तरीका से लिखने का सिखा चुके हैं कि आप इसको कैसे लिखिएगा। आप सीखे कि नहीं सीखे, इसके लिए एक होमवर्क आपके लिए है। आप हमें बनाकर बताइए कि ये इसका मतलब क्या बनेगा जब ये दिया गया हो कि बॉक्स प्रोडक्ट एल वेक्टर, एम वेक्टर, एन वेक्टर, इसको गुना करना हो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के साथ, तब ये क्या आएगा। ये आपके लिए HW है, HW है, आप बनाइए। ठीक है, इसको बना के इसको जब तोड़ेंगे इस रूप में तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, ये आपके लिए HW है। आप ये बनाकर हमें बताइए। ठीक है, हो सकता है तो हम इसका आंसर लास्ट में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जरूर बनाइएगा कि इसका तोड़ने पर ये किस रूप में बनेगा, कैसा बनेगा। आप रो वाइज या कॉलम वाइज, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, जैसे मन वैसे तोड़ सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगला और प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहां पर देखिएगा, अगर आपको इस रूप में मिल जाए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, इस रूप में मिल जाए तो इसको गुना करके आप क्या लिखिएगा, इसके बराबर क्या आएगा। तो इसको लिखने का आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम आपको इतना सिखा चुके हैं अभी तक कि अगर आप इसके आगे ये वाला बात नहीं भी बताए तब इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी संभव है कि इस दोनों का तो गुना आप कर लीजिएगा, लेकिन इस पर आधारित क्वेश्चन दे तब आपसे नहीं बनेगा। तो जानना सब बात जरूरी है। देखिए क्या करते हैं कि इसको गुना करने का तरीका है कि डिटर्मिनेंट में बनेगा। तो वेक्टर ए को पकड़े और वेक्टर सी के साथ गए, तो वेक्टर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर वेक्टर ए को ही वेक्टर डी के साथ गुना करेंगे, तो क्या बनेगा, वेक्टर ए को तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी बनेगा। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आप वेक्टर बी को वेक्टर सी के साथ गुना करते हैं, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब देखिए फिर यहां से देखिए वेक्टर बी को डी के साथ किए तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, ये बनेगा गुना। ठीक है, तो ये गुना आप सीख गए कि इसको गुना करने पर ये बनेगा। ठीक है, तो आप इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा, इसका मतलब समझ रहे ऐसे गया है। अब देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज। अगला प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं क्या होता है कि अगला प्रॉपर्टी जो बोल रहा है वो बोलता है कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी डॉट वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू हो, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू हो, तब इसको गुना आप कैसे कीजिएगा, इसका गुना आप कैसे कीजिएगा ये बताइए। तो इसका गुना भी बहुत आसान है, करेंगे तो वैसे ही जैसे करते थे कि दो, इसको देखिए वही रूप, या तो क्लॉक रो वाइज या कॉलम वाइज तोड़ दीजिए, या रो वाइज या कॉलम वाइज तोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रो वाइज तोड़ लेते हैं। तो रो वाइज तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए। उसके बाद क्या लिखेंगे, वेक्टर बी है तो R2 में वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर बी। उसके बाद वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर सी। ठीक है, अगर
पहला किया है रो वाइज, तो ये भी करेगा रो वाइज। क्या लिखेंगे रो वाइज में, वेक्टर डॉट वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, आगे कुछ नहीं है तो अगला नहीं जाएगा, डॉट वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, ये चला जाएगा। ठीक है, तो आप हम यहाँ पर ये नियम लगाए हैं, तो यहाँ पर ये नियम लगाने का कारण ऐसा बना। चलिए ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे थोड़ा और अच्छा वाला नियम देखते हैं, यानी थोड़ा और इससे थोड़ा ज़्यादा डिटेल वाला है, उसको देख लेते हैं। लेकिन ये दोनों बात आप समझ चुके हैं कि इसका कैसे बन रहा है। ठीक है, इतना समझने के लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज है, बेहतरीन प्रॉपर्टीज है। देखिएगा क्या हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ अगर इस रूप में हो तो इसको हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, इसके बराबर क्या होगा, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या आएगा। यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका क्या होगा कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए लेते हैं, क्या लेते हैं वेक्टर ए, तो वेक्टर ए लिए और वेक्टर सी लिए, तो क्या किए वेक्टर ए और वेक्टर सी लिए, यहाँ से लिए वेक्टर ए और यहाँ से लिए वेक्टर सी और यहाँ से लिए वेक्टर ई। ठीक है, उसके बाद प्लस फिर ए सी लीजिए, फिर ए सी लीजिएगा तो क्या लिखेगा बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर सी और इसके साथ क्या लीजिएगा वेक्टर एफ। ठीक है, फिर देखिए प्लस बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए लीजिए, वेक्टर ए ले लिए, इसके साथ सी के साथ तो काम कर लिए, डी लीजिए तो वेक्टर डी, फिर यहाँ से क्या लीजिएगा वेक्टर ई प्लस फिर यहाँ से लीजिए वेक्टर ए बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए, यहाँ से क्या लीजिएगा वेक्टर डी और यहाँ से वेक्टर एफ। ठीक है, फिर प्लस ए के साथ हो गया, अब बी लीजिए तो बी के साथ उतना ही काम, वेक्टर बी लीजिएगा, यहाँ से क्या लीजिएगा वेक्टर सी लीजिएगा और यहाँ से लीजिएगा वेक्टर ई लीजिएगा प्लस फिर यहाँ से वेक्टर बी लीजिएगा, फिर यहाँ से लीजिएगा वेक्टर सी लीजिएगा और उसके यहाँ से लीजिएगा वेक्टर एफ। ठीक है, फिर आगे देखिए प्लस क्या लीजिएगा वेक्टर बी यहाँ से लेंगे, अब सी से काम हो गया पूरा, तब डी वेक्टर और यहाँ से लेंगे वेक्टर ई। ठीक है, प्लस फिर लीजिएगा वेक्टर बी यहाँ से लीजिएगा वेक्टर डी और यहाँ से लीजिएगा वेक्टर एफ। तो इतना ये जब इस रूप में लिखा हो तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी कि ये ए सी को लिए उसके बाद यहाँ से इसको तोड़ लेंगे, फिर ए सी लिए तो ए सी सेम रहेगा, ए सी ई के साथ टूटेगा, फिर ए सी एफ के साथ टूटेगा, फिर ए सी का काम हो गया तो फिर लेंगे ए डी ई के साथ, ए डी एफ के साथ, फिर अब ए डी दोनों के साथ कंडीशन बन जाता है, फिर बी सी ई के साथ, बी सी एफ के साथ, फिर बी डी ई के साथ और बी डी एफ के साथ, वही कंडीशन करें। यानी इतना तरीका से इसको हम लिख सकते, इस बात को हम ऐसे लिखेंगे पूरा, यही इस पूरे के बराबर ये टोटल इतना बात है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, याद नहीं रखना है, आपको लिखने का तरीका समझना है कि क्वेश्चन में जब लिखने का मौका मिले या जरूरत पड़े तो आप इसको अच्छा से लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको दिमाग में एक पैटर्न फ्लो, यानी जो पैटर्न ये फ्लो कर रहा है उसको सेट करना पड़ेगा, तब आराम से आप लिख दीजिएगा। चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ अगला प्रॉपर्टी जो कि भाषा वाला है, तो थोड़ा हम लिख लिए हैं। क्या लिख लिए हैं अगला प्रॉपर्टी जो है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर द vertices of a tetrahedron ABCD यहाँ पर क्या एक प्रकार का टेट्राहेड्रॉन है जो उसका सबका क्या है वर्टाइसेज है, यानी सबका शीर्ष। ABCD क्या है वर्टाइसेज, यानी सबका शीर्ष है। किसका शीर्ष है तो टेट्राहेड्रॉन। देन इट्स वॉल्यूम, तब टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम जो होगा 1/6 मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट AB वेक्टर AC वेक्टर AD वेक्टर, या 1/6 मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट BC वेक्टर BD वेक्टर BA वेक्टर, या 1/6 मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट CD वेक्टर CB वेक्टर CA वेक्टर, या
1/6 मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए। यानी कि यहाँ पर सब में देख रहे हैं कि सब का एक फार्मूला का खासियत क्या है कि सब, मगर ये फार्मूला लिखा है तो इसमें एक पॉइंट कॉमन कर लिया है ए, इसमें बी पॉइंट कॉमन कर लिया है, यहाँ पर सी पॉइंट कॉमन कर लीजिए। अगर ए कर लिया है तो ए बी ए सी ए डी लिखा, अगर बी क्या है तो बी बी सी बी डी बी ए, तो बी के बाद कौन सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए आएगा, उन्हें सीधा चलते रहेगा। अब सी लिया तो सी के बाद कौन आता है डी, तो डी लिया, डी से चालू करेगा। फिर अब उसके बाद डी के बाद क्या क्या, सी बी लिखा, उसके बाद सी ए लिखा, ठीक है। तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालने का जब 4 पॉइंट दिया गया हो तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट्स, 4 यानी 4 बिंदु, 4 पॉइंट्स मतलब 4 बिंदु, 4 पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी विथ पोजीशन वेक्टर्स। सबका चार जो पॉइंट है चारों का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी कॉमा वेक्टर डी रिस्पेक्टिवली आर कोप्लेनर, कोप्लेनर होंगे इफ एंड ओनली इफ। 4 पॉइंट्स दिया गया है, उसका पोजीशन वेक्टर कोप्लेनर होंगे इफ एंड ओनली इफ बॉक्स प्रोडक्ट ए बी फैक्टर ए सी फैक्टर ए डी फैक्टर बराबर 0, या इसका पोजीशन वेक्टर लिखेगा तो क्या, बॉक्स प्रोडक्ट बी फैक्टर माइनस ए फैक्टर सी फैक्टर माइनस ए फैक्टर डी फैक्टर माइनस ए फैक्टर बराबर 0। यानी कि देखिए इसी का पोजीशन वेक्टर लिखा है ना कि बी में से ए को घटाया, सी में से ए को घटाया, डी में से ए को घटाया, यानी यही बात को लिखा है। अगला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ऑन अ ट्रायंगुलर बेस विथ 3 कोटर्मिनस एज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड वेक्टर सी इज हाफ मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। बोलता क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालना हो जिसका बेस क्या हो, ट्रायंगुलर बेस हो, जो यहाँ पर 3 सदिश होगा वो क्या है, कोटर्मिनस है। कोटर्मिनस है बोलिए या को इनिशियल बोल दीजिए, कोटर्मिनस बोलिए या को इनिशियल बोलिए, को इनिशियल बोलिए, को इनिशियल एज बोलिए या एज बोलिए या साइड, या एडजेसेंट साइड बोलिए, एडजेसेंट साइड बोलिए, एडजेसेंट साइड्स। ये सब में से कोई भी बात आ सकता है, ठीक है। ये सब का मतलब क्या है, सेम है, ये सब का मतलब सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कोई भी भाषा मिल सकता है, या तो कोटर्मिनस एज बोल दे या कोई इनिशियल एज बोल दे या एडजेसेंट साइड बोल दे, तो आपको समझ में आता होगा कि वेक्टर ए वेक्टर वेक्टर सी यानी कि एक ही जगह, इस सब का मतलब सेम है कि हाफ मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ऑन अ ट्रायंगुलर बेस विथ 3 कोटर्मिनस एज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड वेक्टर सी इज इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ठीक है, तो ये बात को आप थोड़ा याद रखिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट इसे ज्यादा तो भाषा इसी में से उठा लेगा, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका जो प्रॉपर्टीज पर है ना उसका वो प्रॉपर्टीज थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन करने के बाद ये वीडियो को क्या कर देंगे, समाप्त करेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कॉमा वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर सी बराबर आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप आर कोप्लेनर, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या बोल दिया, आर कोप्लेनर है, एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू √3 देन फाइंड अल्फा एंड बीटा। यानी बोलता है अगर इतना क्वेश्चन बात बोल दिया कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो क्या है कोप्लेनर है और मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर √3 है, इतना कंडीशन का यूज करते हुए आप हमको अल्फा एंड बीटा का मान बताइए। तो देखिए अल्फा एंड बीटा का मान कैसे बताएंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा वी नो दैट कोप्लेनर होने पर हम क्या लिख सकते हैं, कोप्लेनर होने पर वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर क्या लिखेंगे 0, चूंकि क्या वेक्टर ए वेक्टर सी क्या कोप्लेनर है, कोप्लेनर आप अच्छा से लिखिएगा, चूंकि वेक्टर है ए वेक्टर बी, यहाँ पर लिखिएगा क्या
वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। ठीक है, ऐसा लिखेगा पूरा भाषा, उसके बाद ये सही होगा। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो हम आप बॉक्स प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं ना। डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या गुणांक है, सबका गुणांक 1 1 1, वेक्टर बी का गुणांक 4 4 3 4, और इसके बाद वेक्टर सी का गुणांक क्या है, 1 अल्फा बीटा बराबर 0, 1 अल्फा बीटा बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ से मान आ जाएगा। यहाँ से देखिए सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1 लेंगे तो कितना आएगा, 1 लेंगे तब 3 बीटा माइनस 4 अल्फा। ठीक है, और माइनस 1 लीजिएगा तो यहाँ से क्या 4 बीटा माइनस 4, और प्लस 1 लीजिएगा तो क्या आएगा 4 अल्फा माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस क्या हो जाएगा 4 बीटा प्लस 4, यहाँ पर बचेगा प्लस 4 अल्फा माइनस 3 बराबर 0। प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 बीटा माइनस 4 यानी कितना माइनस बीटा बचेगा, माइनस बीटा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर माइनस 3 है, यहाँ पर प्लस यानी कि इधर कितना बचेगा प्लस 1, यानी उधर जाएगा तो माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए बीटा का मान कितना, बीटा का मान आ गया 1। तो एक आंसर तो आपका निकल गया कि बीटा का मान आ गया 1। अल्फा का भी मान निकालना है, तो अल्फा का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा का चूंकि दिया गया है कि मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर दिया गया है ना बराबर कितना √3 है। अगर मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इतना दिया गया है तो दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो क्या होगा, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी क्या होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर यानी 1, यहाँ प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड इस मेरे अनुसार तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार तो ये दिया था, लेकिन मेरे अनुसार इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का क्या है, ये है बराबर कितना है √3, और दोनों तरफ से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 3। आप बीटा का मान आप निकालें 1, यानी कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसका 1 का वर्ग 1 ही यानी कि बराबर 3। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर देखिए जाएगा कितना 1 और 1 उधर जाएगा तो घटेगा तो कितना 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, इसीलिए अल्फा का मान यहाँ से क्या प्लस माइनस 1 आ जाएगा, अल्फा का मान प्लस माइनस 1। तो आप ये लिख सकते हैं हैंस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड बीटा इक्वल टू कितना 1 आ गया, यानी अल्फा और बीटा का मान ज्ञात हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। क्या कहता है, लेट वेक्टर ए बराबर xi कैप प्लस 12j कैप माइनस k कैप कॉमा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 2xj कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर सी बराबर i कैप प्लस k कैप इफ द ऑर्डर्ड सेट, यानी जो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का जो ऑर्डर्ड सेट है बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर बी वेक्टर सी इज लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड मतलब कुछ याद है प्रॉपर्टीज, बॉक्स प्रोडक्ट का मान लेस देन 0, राइट हैंडेड में बॉक्स प्रोडक्ट जो भी है उसका ग्रेटर देन 0, यहाँ पर जो भी बॉक्स प्रोडक्ट उसका लेस देन 0 होगा, लेफ्ट हैंडेड बोला है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, यानी x का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, क्या बोला लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में क्या होता है, जो भी बॉक्स प्रोडक्ट उसका मान लेस देन 0, यानी लिखेंगे चूंकि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए लेस देन 0, चूंकि लेफ्ट हैंडेड सिस्टम सिस्टम के अनुसार लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में यही होता है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। अब यहाँ से देखिए इसको डिटर्मिनेंट में लिखेगा तो क्या पहले वेक्टर बी है, तो पहले वेक्टर बी का कंपोनेंट 2x और 1, ठीक है। और उसके बाद देखिए वेक्टर सी, तो वेक्टर सी का कंपोनेंट कितना है 1, आई का मान 1, जे का 0 है 1 0 1। अब देखिए उसके बाद वेक्टर ए है तो कितना है x 12
और -1 लेस देन 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लगे, 2 लीजिएगा तो ये खत्म, यानी कि 0 माइनस 12 और -2x लीजिएगा तो क्या होगा, -1 और -x और +1 लीजिएगा तो 12 माइनस 0 लेस देन 0, ये वाला कंडीशन लेस देन 0। उसके बाद देखिए यहाँ से बचेगा -24, यहाँ पर बचेगा कितना, -2x और माइनस +2x और माइनस +2x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचेगा, +12 लेस देन 0। इसके बाद देखिए कितना बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस कितना बचेगा, 12 बचेगा लेस देन 0। अब यहाँ से देखिए सब में 2 से भाग लगा तो लगा देंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लेस देन 0, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, गुणनखंड तोड़ सकते हैं ना, गुणनखंड तोड़िएगा तो x स्क्वायर प्लस x तो क्या लिखेगा, +3x माइनस 2x माइनस 6 लेस देन 0, यही टूटेगा। गुणनखंड तोड़िएगा तो फर्स्ट इंटू लास्ट है, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट, मिडिल टर्म को क्या कर दे, स्प्लिट विधि, यानी मिडिल टर्म को क्या, बीच वाला टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसको तोड़ने का तरीका यही होगा। अब यहाँ से देखिए x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, -2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 लेस देन 0। अब दोनों में x प्लस 3 मिलना है तो उसको कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 लेस देन 0। अगर ऐसा कंडीशन बन गया तो वेबी मेथड से, वेबी मेथड पढ़ाए थे 11th में, 11th में आपको पढ़ाए थे वेबी मेथड, तो वेबी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वेबी मेथड नहीं जानते हैं कि वेबी मेथड क्या होता है, इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो आप कमेंट कीजिएगा कि वेबी मेथड सीखना है, तो हम आपको जरूर एक सेपरेट वीडियो सिर्फ वेबी मेथड पर ही होगा, उस पर जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन लेकर आएंगे और वेबी मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर देंगे। अगर जानते हैं तो यहाँ पर सिंपल बात है कि आप संख्या रेखा बनाइएगा, क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात कीजिएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट 2 और -3 आएगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं 2, यहाँ पर मान लेते हैं -3, इधर क्या होगा -∞, इधर होगा प्लस, इधर क्या